नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि आयोग की परीक्षाओं में कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया और उसी के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि अगर परीक्षाओं में देरी होगी तो बहुत से युवा एक हो सकते हैं, इसलिए समय पर परीक्षाएं कराना जरूरी है। उन्होंने परीक्षाओं में धांधली करने वालों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई को लेकर भी कहा कि हमने उत्तराखंड में सख्त कानून अध्यादेश बनाया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कैलेंडर हमने पहले ही कहा है कि दोनों ही आयोग अपना जो कैलेंडर है उसमें एक दिन का भी विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि विलंब होने से बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो आयु है वो आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। वहीं नकल कानून बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सूची जो आई है उसी का हिस्सा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि आयोग की परीक्षाओं में कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसी के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि अगर परीक्षाओं में देरी होगी तो बहुत से युवा एक हो सकते हैं, इसलिए समय पर परीक्षाएं कराना जरूरी है। उन्होंने परीक्षाओं में धांधली करने वालों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई को लेकर भी कहा कि हमने उत्तराखंड में सख्त नकल अध्यादेश बनाया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि पता तो चले कि सत्तारूढ़ बीजेपी इसके लिए तैयार है भी या नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है नहीं है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से तैयार बताया। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है। उनके संगठनों को सरकार पर विश्वास नहीं है। उत्तराखंड में पेपर लीक नहीं हुए बल्कि बेरोजगारों के दिल लीक हुए हैं। दरअसल हरीश रावत पूर्व दर्जा राज्य मंत्री स्वर्गीय रामनगर हम तो तैयार हैं। क्या सत्ता तैयार है? मुझे नहीं लगता है कि सत्तारूढ़ दल निकाय चुनाव करवाने का साहस जुटा पाए। जिहाद लैंड पे लगातार बयान आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना? लोकसभा चुनाव के लिए भी हम बिल्कुल सन्नद्ध हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर सत्तारूढ़ दल से जनता मांगना चाहती है। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें राज्य स्तर पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सर्कल रेट आदि की जो वृद्धि है, बल्कि यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतज़ार कर रही है। बेरोज़गारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में
शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का नौजवान उस मौके की प्रतीक्षा कर रहा है जिन्होंने उसको पिछले 6 साल छला है नौकरी के मामले में, और उनको दिया है केवल पेपर लीक। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, उनका दिल लीक कर दिया, उनके दिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शहीद टीकम सिंह नेगी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद टीकम सिंह नेगी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दिया। दरअसल आपको बता दें कि सेलाकुई अंतर्गत राजावाला गांव निवासी आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर लेह लद्दाख में तैनात शहीद टीकम सिंह बीती 3 अप्रैल को विशेष सैन्य अभियान से लौटते वक्त पैर फिसलने से शहीद हो गए थे, जिनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों की ओर से मांग की गई कि शहीद की पत्नी दीप्ति नेगी को सरकारी टीचर के पद पर नौकरी दिए जाने की मांग रखी गई। वहीं दूसरी ओर इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि शहीद टीकम सिंह नेगी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। कहा कि क्षेत्र और प्रदेश के लिए टीकम सिंह गर्व है। वहीं उन्होंने सड़क व स्कूल का नाम शहीद टीकम सिंह नेगी के नाम पर रखने जाने की घोषणा भी की। जाबाज टीकम सिंह नेगी जी की शहादत को नमन करता हूँ, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे एक स्पेशल अभियान, विशेष अभियान उन्होंने पूरा किया, और अपनी पूरी सेवा के दौरान अनेकों ऐसे कामों को पूरा करने का उनके खाते में काम आया जो पहले तक किसी ने भी पूरा नहीं किया उस क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए उनकी शहादत यहाँ परिवार के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक तरफ से बड़ा शोक भी है, दुख भी है, लेकिन वहीं उनकी शहादत से हम सबका सीना भी ऊंचा होता है कि उन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। राज्य सरकार की तरफ से पूरी राज्य की सरकार उनके परिवार के साथ है, और उनका नाम हमेशा स्मरण में रहे। हम लोग उनकी स्मृति को याद करते रहें, हमारे नौजवान, आने वाली भावी पीढ़ी के ऐसे जाबाज जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, तो उनकी स्मृति भी बने रहे। उसके लिए हम लोग जो भी यहाँ पर उनके स्कूल का नाम है, सड़क का नाम है, और भी जो यहाँ पर उपक्रम करने होंगे उन सभी को। उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए मज़ारों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 100 से अधिक मज़ारों को तोड़ा गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार को नए सिरे से यह तय करना चाहिए कि अब से जो अतिक्रमण हो रहे हैं उन सभी अतिक्रमण को हटाया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी का मकसद ही देश को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, इनके लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो लोग दिखावे के लिए ही लोकतंत्र की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने उत्तराखंड में मंदिरों और मस्जिदों की तुलना करने को बेईमानी बताया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कण कण में भगवान है। देखिए, बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है उसकी नींव को अगर आप देखें तो उसकी नींव बनी ही इस बात पे है कि भारत को कैसे तोड़ा जाए। जिस पार्टी, जिस संगठन के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, जिनकी पार्टी से संबंध रखने वाले कुछ लोगों के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची गई हो, महात्मा गांधी की हत्या की गई हो, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? वो कैसे संविधान को मानने वाले हो सकते हैं? छद्म रूप से बीजेपी लोकतंत्र में चुनाव लड़ना है इसलिए वो लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन अगर हकीकत में उनके द्वारा किए गए कामों को देखिए तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो संविधान का पालन कर रहे हैं। क्या कारण है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान पर उनको भरोसा नहीं है? क्यों वो सब धर्मों को जो समान अधिकार दिए गए हैं उसका पालन करने के लिए बीजेपी तैयार नहीं रहती? क्यों वो केवल किसी एक धर्म को लेकर ही आक्रामक रहती है?
अगर आपको किसी बात को कहना है तो आपको सीधे कहना चाहिए कि नागरिकों के लिए ये नियम है, ये कानून है, इस कानून का पालन किया जाना चाहिए। मैंने अतिक्रमण में यही तो कहा कि इसको किसी धर्म विशेष की बात ना मानते हुए, अतिक्रमण को गलत मानते हुए उसको ढहाना चाहिए और नया अतिक्रमण ना हो इसके लिए सख्त कानून बनने चाहिए। चाहे वो बीजेपी के बाहुबली पार्षद क्यों ना हो, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से अपने प्रतिष्ठान बनाने, उनको तोड़ा जाना चाहिए। यही तो मैंने कहा। तो इसमें बीजेपी के प्रवक्ता को मिर्च नहीं लगेगी तो और किससे लगेगी? उत्तराखंड में सरकार के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि एक हास्यास्पद है। क्योंकि मजारों की तुलना इस देवभूमि के अंदर हमारे जो प्रतिष्ठित देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनसे मजारों की तुलना की जा रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता, उनका कहना है कि सभी धर्मों के और सभी धर्म के अन्यायों के मंदिर या गुरुद्वारे या अन्य जो भी स्थान है, उस पर भी जो है कि इस तरह का अतिक्रमण चलना चाहिए। अब मजारों की तुलना आप मंदिरों से करने लग गए। ये देवभूमि है, जिस देवभूमि के अंदर कण कण में भगवान का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है, वहां पर एक मृतक आत्मा की अगर मजार बनाई गई है और वो अतिक्रमण करके बनाई गई है, वो लोगों की जमीनों को हड़प के बनाई गई है, उसको तो सरकार तोड़ रही है तो स्वागत योग्य है, सरकार को तोड़ना भी चाहिए। लेकिन जहां उत्तराखंड के अंदर अगर किसी भी स्थान पर मंदिर है तो ये तो भूमि ही मंदिरों की है, ये तो भगवान की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। चाहे हमारे यहाँ तो प्रथा ये है कि भाई जो हमारे जंगल हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से भी उसकी रक्षा होती है, जंगल भी भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं। यानी जो हमारे फॉरेस्ट के सारे जंगल हैं, लोग उसको न काटें, वो सुरक्षित रहे। लालकुआं के गोलापार स्थित अपने कार्यालय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेसी एसएससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों की हलचल शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर चुके हैं। ये लोग जगह जगह दौरे और बैठकें कर रहे हैं, जबकि बिंदु खत्ता को मालिकाना हक और बागजाला समेत ऐसी ही तमाम वन भूमि पर बसे लोगों को नियमितीकरण करने के संबंध में कोई कार्यवाही धरातल पर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में नेता बैठकें करते हैं, जबकि काम कांग्रेस पार्टी करती है। अब सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, तब बिंदु खत्ता को नगरपालिका का दर्जा दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने विरोध करके उसे वापस करवा दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, किताबें महंगी है और शराब सस्ती, ऐसी नीतियां बीजेपी की डबल इंजन सरकार अपना रही है, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आगामी 2024 का समय कांग्रेस पार्टी का है और बीजेपी को सत्ता में उखाड़ फेंकने का काम जनता ही करेगी। देखिए, 2024 नज़दीक है। पहले भी इसी मुद्दों को लेकर के इन लोगों ने जगह जगह मीटिंग करी और इन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि आज तक ये नहीं करा। कांग्रेस तो काम करने में रहती है और विश्वास रखती है। जैसे कि बिंदु खत्ता का मामला जो है, उसमें उनने नगर पालिका घोषित करा दी थी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इन लोगों ने उसमें दुरुपयोग करा और लोगों को भड़काने का काम करा। लेकिन 2024 नज़दीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मीटिंग के द्वारा फिर लोगों जनता को लुभाने लगे हैं और फिर जुमले में उसको लाने जा रहे हैं। लेकिन अब नहीं आने वाली जनता जो है अब समझ चुकी है, इनके लगातार डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है और महंगाई बिल्कुल कहाँ आसमान में जा रही है। और क्या कहते हैं, यहाँ पढ़ाई के लिए, जो शिक्षा के लिए जो इस तरीके के जो किताब महंगे हो गए हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया और खाने पीने का राशन में बैट लगना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा शराब सस्ती हो चुकी है। अब ये इस तरीके से लुभाने का मामला चल रहा है, इसमें कुछ नहीं होना। अब 2024 जो है कांग्रेस आएगी, जनता का विश्वास जाग रहा है। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में जल्द दायित्व बांटे जाने के संकेत दिए। उन्होंने सचिवालय के पास ओबीसी मोर्चा के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी।
जहां उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के पास सूची दे दी गई है। आगामी दिनों में जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटे जाएंगे। उन्होंने लोकसभावार प्रत्याशियों के चयन में परिवर्तन और रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा को फिलहाल जल्दबाजी बताया है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य सरकार में बोर्ड, निगम, आयोग और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार और सदस्यों के पदों पर 100 से अधिक नामों की सूची तैयार कर प्रदेश प्रभारी को सौंप दी थी। अब इस पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगना बाकी है। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक दायित्वों की घोषणा चरणबद्ध ढंग से होगी। पहली सूची में करीब 40 दायित्वों की घोषणा हो सकती है। नहीं, कोई लुभाने का काम नहीं कर रही। हमारा कार्यकर्ता दायित्वों के लिए पार्टी में काम नहीं कर रहा। कार्यकर्ता राष्ट्रीय निर्माण के लिए कर रहा है, देश के निर्माण के लिए कर रहा है और इस समय पे इस कसौटी पे खरा भी उतरा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे कार्यकर्ताओं को उतावलापन है। हमें ही दायित्व देना प्राथमिकता है, क्योंकि उनके द्वारा कुछ ना कुछ जनता का काम हम करने में सक्षम होंगे। है जिस भी महापुरुष ने देश को, समाज को कभी भी किसी काल में दिया है, उसका धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है और उनकी ऊर्जा, उनकी बातों को जनता में पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य रहता है। और आप अगला प्रश्न दायित्वधारियों को पूछने वाले हैं तो उसका भी हम जल्दी ही कर देंगे। प्राथमिक कार्य सारे कर लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने सांसदों को और अधिक सक्रियता के साथ कमजोर बूथों के सशक्तिकरण के अभियान में जुटने को कहा है। मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित सांसद भी मौजूद रहे। पार्टी संगठन द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों में बीजेपी के सांसद और अधिक सक्रियता के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। देखिए कि लोकसभा का चुनाव तो स्वाभाविक रूप से सांसदों की गतिविधियां बढ़े हैं। इस दृष्टि से बैठक का बड़ा महत्वपूर्ण हमारी कल की बैठक थी और मुख्य रूप से ऐसे हमने पहले ही 25 बूथ जो है सांसदों को दिए थे, 100 बूथ विधायकों को दिए थे। तो 25 बूथों पर कार्यक्रम और धीरे धीरे पूरे 100 के 100 बूथों पर उनका जाना हो और उस दृष्टि कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। इसमें साथ साथ हमने भी तय किया है कि अब जो भी सांसदों कार्यक्रम वो शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर उनके कार्यक्रम तय करेंगे। अभी जो वर्तमान हमारा जो कार्यक्रम बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, तो बूथ सशक्तिकरण के लिए हमने सांसदों से कहा है कि वो उन बूथों को चयन करें जहाँ वो हमारा बूथ कमजोर था। इसी प्रकार आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम, 4 अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम है, तो समाज के अंदर अनेकों ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, एडवोकेट हैं और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए समाज के बंधु हैं, उनके साथ अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम भी हम कोशिश करेंगे सांसद उन्हीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को व्यापारियों से संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान का आग्रह किया। किच्छा में उत्तरांचल फ्लोर मिल एसोसिएशन के बैनर तले चावल उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के साथ तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार की कुशल नीति के कारण ही भारत देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। भट्ट ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देश की जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा और केंद्र में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने अजय भट्ट का माला अर्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार स्वागत किया। जो देश के बारे में आपने कहा कि उपलब्धियां गिनाई, ये वास्तविक उपलब्धियां हैं। 370 हमने हटाई, आप सब जानते हैं। लोगों ने कहा वहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी जम्मू कश्मीर में, आज वहाँ विकास की नदियाँ बह रही हैं। दूसरे देशों में, पड़ोसी देश में देख रहे हैं आप, आटे के लिए संघर्ष चल रहा है। हम लोग पहली कोरोना की लहर से लेकर तीसरी लहर जो चल रही है अभी तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, दवाई मुफ्त में,
वैक्सीन मुफ्त में, राशन मुफ्त में, हर चीज़ आप देख रहे हैं। तो इसलिए सारी चीज़ों के बारे में जनता को पता है ही है, लेकिन उसको रिपीट करने की आवश्यकता इसलिए समझी कि सबको पता भी लगे सरकार कैसे काम कर रही है। आज हमारे अन्न का, धन का, सब चीज़ों का भंडार भरा है। अगर कभी भूखमरी की नौबत आ गई तो 1 साल तक हम अपने लोगों को निःशुल्क भोजन फ्री में खिला सकते हैं। ये स्थिति आज है। हमारा जो अपना विदेशी मुद्रा का भंडार है, स्वदेशी मुद्रा का भंडार है, अन्न का भंडार है, वो भरा हुआ है। ये मोदी जी ने ऐसा मैनेजमेंट किया कि आपदा में भी अवसर देखा। कई देशों की अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई, वो अर्थव्यवस्था को भी हमने बैलेंस किए रखा। उसी के आधार पर आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। क्षेत्रीय सांसद और माननीय अपना केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी का आगमन था। उनका हम लोगों ने, सब व्यापारी भाइयों ने, फ्लोर मिल एसोसिएशन, राइस मिल एसोसिएशन और शिक्षा व्यापार मंडल ने मिलकर जोरदार स्वागत किया और हमारी कुछ समस्याएं थी उससे उनको अवगत कराया। एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मंडी समिति को लेके। मंडी शुल्क हमारे यहाँ पे 2.5% चार्ज किया जाता है, और यूपी क्षेत्र में जो है वहाँ पे मंडी शुल्क, मंडी परिसर में तो 1.5% है, और मिल परिसर में राज्य सरकार, वहाँ की उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 0 कर दिया है, उसको मंडी फ्री कर दिया है, और उसका लाभ वहाँ के किसानों को मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे लगभग मृतप्राय स्थिति में आ गए हैं। यहाँ की फ्लोर मिलर्स और राइस मिलर्स को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो साथ लगता हुआ किसान है वो यहाँ ना आके वो वहाँ की यूपी की लोकल मंडियों में जा रहा है, जिससे हमें महंगा गेहूँ खरीदना पड़ रहा है और यहाँ के क्षेत्रवासियों को उस वजह से महंगा अनाज। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी के एक विवादित बयान की आंच उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी और उनके पति केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण तक पहुंची है। दरअसल कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दुर्गापुरी में खुली शराब की दुकान के लिए कोटद्वार की मेयर हेमलता नेगी को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद कांग्रेसियों ने उनका पुतला फूंकते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया था। इधर अब इस मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने ऋतु खंडूरी के पिता और पति को भी टारगेट किया है। शायद इसके पीछे हो के माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित वीसी खंडूरी जी की पुत्री हैं, जो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। या तो उनका कुछ नशा होगा या फिर अपने पतिदेव जो IAS अफसर के सम्मानित पोस्ट पर हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो खंडूरी जी की जो एक सरलता थी और उनका सोच जनता के प्रति थी, वो कहीं भी नज़र नहीं आई उनकी बिटिया में। और शायद इस उत्तराखंड के दिनेशपुर में चुनाव आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में आम आदमी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि मात्र 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने भारत के 2 राज्य में अपनी सरकार बनाई। आम जनता आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। पार्टी के लिए खुशी का विषय है, खुशी का दिन है। और कल भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और इसलिए आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। और पूरे देश में एक संदेश हम ये लेके अब जा रहे हैं इस बात के साथ कि जो इस देश की जो राजनीति है उसमें आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में खड़ी होकर लोगों के सामने है और इसको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। बाकी आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी भारत के इतिहास में जो मात्र 10 साल में दिल्ली से निकलकर 2 स्टेट में सरकार बना ली, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली पहली भारत की पार्टी हो गई, जो भारत के इतिहास में ये दर्ज होगा कि इतने कम समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आई है। बाकी और जो पार्टियाँ उनको बहुत लंबे समय से वो लोग काम करते करते किसी को 15 साल, किसी को 20 साल,
और ऐसे लंबे समय के बाद इस दर्जे में हासिल हुए उन लोगों को। और आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में इस रूप में भारत की राजनीति में उभर कर आई है और इस वजह से भारत की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। जबकि इससे पहले कहा जाता था कि इस देश में विकल्प नहीं है, तो अब लोगों को एक विकल्प दिख रहा है। इसलिए हम सभी जो स्टेट चुनाव हैं सब जगह आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दे सका। गढ़वाल कमिश्नर के दौरे के दौरान यह हकीकत खुलकर सामने आई। दरअसल मंगलवार को गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार बीटीसी परिसर के निकट निर्माणाधीन यात्रा ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि अभी भी ट्रांजिट कैंप का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। 15 अप्रैल तक उन्होंने निर्माण कार्य पूरा करने की तिथि निर्धारित की थी। इसी तिथि तक निर्माण कार्य पूरा होकर ट्रांजिट कैंप यात्रा प्रशासन के हैंडवर्क होना मुश्किल है। उन्होंने इस धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्य पर अपनी नाराजगी जताई। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि 13 अप्रैल को चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया जाएगा। ये जो चारधाम यात्रा का जो कार्यालय है यात्रा संगठन का, जिसमें पंजीकरण की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं हैं, उनकी तैयारी के संबंध में आज दोबारा निरीक्षण किया है और 13 तारीख को हमारी बैठक भी जिलाधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा की होने वाली है। तो इसमें देखा गया जो कमियां रह गई थी उनके विषय में चर्चा हुई है। अब अधिकतर काम अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन जो फिनिशिंग टचेज हैं, जो आखिरी कुछ बिंदु हैं, उन पे ही विचार हुआ है। नहीं, अभी थोड़ा 15 तक तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन बहुत अधिक आगे भी नहीं जाएगा। तो हमारा संभावना है, जैसे हमने पंजीकरण का कार्यालय तो इसमें ऑलरेडी संचालित कर दिया है और अन्य कार्यालय भी 13 के बाद हम लोग निर्णय ले लेंगे बैठक में, और हमारी संभावना है कि 20 तारीख तक हम पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट हो। देखिए, इसमें एक संयुक्त टीम गठित की गई है नगर निगम की, पुलिस की और राजस्व विभाग की। तो उसमें अभी हमने अतिक्रमण हटाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको यात्रा स्टार्ट होने से पहले पूरी तरह हटा दिया जाएगा, ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू रहे। देखिए, कोयल घाटी से और जो हमारा चंद्रभागा तक है, ये तो चिन्हित है ही है, जो मेन रोड है हमारी। बाकी की हमारी जो भी साइड की रोडें हैं, जो ऑफ रोड्स हैं, वहाँ पर भी, जहाँ पर भी हमें लगता है कि अवैध अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में हलल होगा, तो उसको हमने चिन्हित किया है, वो सब हटाया जाएगा। कार्रवाई हमने स्टार्ट कर चुके हैं, वो गतिमान है कार्रवाई, धीरे धीरे करके सारा अतिक्रमण हटा रहे हैं। देखिए, वो भी अवैध अतिक्रमण। मेरे साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज पर। नमस्कार।